नमस्कार, मैं हूं भाग्यश्री। अपने वेलनेस जर्नी के दौरान और हर उम्र के लोगों से बातचीत करते हुए मैंने ये महसूस किया कि हम अक्सर उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और वेलबींग को प्रभावित करती हैं, जैसे कि एलर्जीज़। ऐसी एक कंडीशन है एलर्जिक राइनाइटिस। ये दुनिया में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है। फिर भी लोग शायद इसे समझ नहीं पाते या तो फिर इसका इलाज नहीं किया जाता। मेरे साथ है डॉक्टर शुभम अग्रवाल, जो रेस्पिरेटरी और एलर्जी से जुड़े हुए कंडीशंस के एक्सपर्ट हैं। हमारा आज का लक्ष्य है मरीजों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझाना और उन्हें इसके लक्षण, ट्रिगर्स, इलाज और ये कैसे रोज़मर्रा के जीवन को अफेक्ट करता है, ये बताना। ये डिस्कशन आपको एलर्जी और रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में सही और उपयोगी जानकारी देगी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस को एक ही समझते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है और ये कॉमन कोल्ड से किस तरह अलग होती है? एलर्जिक राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड दो अलग अलग एंटिटीज हैं। एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है उसमें नाक के अंदर की जो स्किन है, जो म्यूकोसा है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से नाक बंद हो जाती है और आपको छींके आना, पानी आना, नाक से खुजली होना, नाक में आंखों से पानी आना, ये सिम्टम शुरू हो जाते हैं। ये किसी एलर्जन के एक्सपोजर से होते हैं जो कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं या किसी चीज के खाने से होते हैं जिससे बॉडी सेंसिटिव है। कॉमन कोल्ड जो होता है वो इन्फेक्शन से होता है, वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। उस केस में नाक बंद हो जाएगी, आपकी सांस लेने में आपको दिक्कत आएगी और सांस भी चल सकती है आपको। तो उन केसेस में ट्रीटमेंट जो होता है वो एंटीबायोटिक से होता है अगर बैक्टीरियल है तो, या सिम्टोमेटिक देते हैं, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस में जो सिम्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एंटी एलर्जिक्स का यूज किया जाता है। तो दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं बट दोनों एक ही पेशेंट में एक साथ हो सकती है। ये जानकारी काफ़ी उपयोगी थी। थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल है, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स और ट्रिगर्स क्या होते हैं और ये किसी व्यक्ति के रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? जैसे हमने बताया, एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली नाक से पानी आना, एकदम वाटरी पानी आएगा नाक से और बहुत सारा आएगा। फिर नाक बंद हो जाएगी, नाक में खुजली होने शुरू होगी और साथ के साथ जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो एकदम से स्नीजिंग शुरू होगी। स्नीजिंग भी ऐसी होगी, एक बार में 8 से 10 छींके आना कंटिन्यूस पैटर्न में। तो ये टिपिकल साइंस है एलर्जिक राइनाइटिस के। इसके साथ साथ आंखों से पानी आना, नाक पे रेडनेस हो जाना, छिल जाना नाक, ये सारी चीज़ें होती हैं जब सीवियरिटी बढ़ जाती है। तो अगर हम ट्रिगरिंग फैक्टर्स की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो है डस्ट एंड डस्ट माइट, जो धूल के अंदर कीड़ा होता है, अलग अलग टाइप के कीड़े होते हैं। कई बार फंगस भी इस चीज़ को बढ़ा देती है, जैसे कहीं भी बारिशों में नमी होती है, दीवारों पे कहीं फफूंदी होती है, ग्रीनरी होती है, उससे बढ़ता है। सीजनल अगर होता है तो वो पोलेंस की वजह से होता है। दैट इज, कुछ पेड़ होते हैं स्पेसिफिक जिनका एक सेगमेंट होता है, वो उसमें 2 से 3 महीनों में उससे बढ़ जाती है उसकी एलर्जीज पेशेंट की। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। कईयों को कुछ खाने से भी होता है कि कुछ खट्टी चीज़ें हैं, इमली है या किन किन चीज़ों से उनको एलर्जीज होती हैं, श्रिम्प्स है, सी फूड है, तो उससे उनको एकदम से दिक्कत बढ़ने लगती है। थैंक यू डॉक्टर। ये स्पष्ट है कि एलर्जिक राइनाइटिस किसी के रोजमर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर कर सकता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये सिम्टम्स बार बार होते हैं उनके लिए एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? एलर्जिक राइनाइटिस की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में एलर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है बचाव, प्रिवेंशन। तो पहली चीज़ है एक एलर्जी टेस्ट होता है जिससे अपने को पता चलता है कि आपकी किन किन चीज़ों से एलर्जीज हैं। फिर हम उनका बचाव कर सकते हैं, जैसे धूल मिट्टी से दूर रहें, घर में जब भी डस्टिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, मास्क का यूज़ करें, कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क यूज़ करें। एंड अगर सीजनल आपको एलर्जीज होती हैं तो अगर पोलन से हैं तो विंडोज़ को बंद रखें ताकि मॉर्निंग में पोलन्स नहीं आए आपके रूम में। फिर जब सीवियरिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं जिसमें हम मेडिसिन यूज़ करते हैं विच इंक्लूड्स एंटी एलर्जिक्स एंड
स्टीरॉइड्स दो फॉर्म में दिए जा सकते हैं, डोज के फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में ओरल स्टीरॉइड्स, या फिर स्प्रेज के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो स्प्रेज जो होते हैं लोकली एक्टिंग होते हैं और बहुत इफेक्टिव होते हैं एक्यूट कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट के लिए। फिर क्रॉनिकली फिर एंटी एलर्जिक्स को हम थोड़ा 10-15 डेज तक को उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड कई लोगों में जिनमें बहुत ज़्यादा सीवियरिटी या पेरिनियल टाइप के होते हैं, जिनमें बार बार होता है, उन लोगों में हम वैक्सीनेशन देते हैं, दैट इज इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी देते हैं विच लास्ट फॉर अराउंड 1.5 to 2 years, और फिर उससे इनकी सीवियरिटी को कम किया जाता है एलर्जीज की। थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत सही बात है। और अब मेरा आखिरी सवाल, अगर एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज ना किया जाए तो क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर हम एलर्जिक राइनाइटिस के ट्रीटमेंट को इग्नोर करते हैं या इसके सिम्टम्स लंबे टाइम तक चलते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस नाक के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इसमें नाक के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है साइनस का, सेकेंडरी इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं साइनोसाइटिस, या फिर अंदर पॉलिप्स बन सकते हैं नाक के अंदर, जिससे नाक से सांस लेने में आपको दिक्कत है, दोनों नाक आपकी पॉलिप से भर जाती है। जो म्यूकोजा नाक की स्किन होती है वो बाहर निकल के आ जाती है और ब्लॉक कर देती है। अगर ये लंबे टाइम तक रहेगा एलर्जिक राइनाइटिस आपको, तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ अस्थमा भी बन सकता है। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट ना करें, ये आपकी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करता है। अगर ये सीवियरिटी बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है, आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, एंड आपका डेली रूटीन हैम्पर हो जाएगा। सो बेटर प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर, एंड हमेशा ट्रीटमेंट लीजिए इसका टाइम भी। थैंक यू डॉक्टर, आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि ये डिस्कशन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में ज़्यादा समझ और जानकारी देगा। अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का ख्याल रखें और ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। स्वस्थ रहिए और खुलकर सांस लीजिए।